नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपके लिए एविडेंस लॉ के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 30 ऐसे क्वेश्चंस जो एविडेंस लॉ के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस लॉ से रेगुलेट होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है उस समय उस सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि जो भी बात वह व्यक्ति बोलेगा वह सही मान लिया जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टेटमेंट्स अ पर्सन माइट बी कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है वह एक लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है और ये मैक्सिम है नेमो मोरिटुरस प्रेसुमिटूर मेंटायर। इसका मतलब यह होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति मरने वाला है, अब वो उसकी जान खत्म होने वाली है, उस सिचुएशन में वो झूठ बोल के क्या हासिल करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ एविडेंस लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम आईपीसी एंड सीआरपीसी। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में, आईपीसी सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, आईपीसी एविडेंस लॉ में क्या डिफरेंस है, सीआरपीसी एविडेंस लॉ में क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ यदि हम जब बोलते हैं तो आखिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या सिर्फ आईपीसी इंक्लूड होता है या सीआरपीसी इंक्लूड होता है या सीआरपीसी और एविडेंस लॉ इंक्लूड होता है या तीनों इंक्लूड होता है। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको इन तमाम क्वेश्चन की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक बुनियादी सवाल है ये। अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एविडेंस लॉ का वो है कन्फेशन और एडमिशन का। दोनों में काफी अंतर होता है। कन्फेशन और एडमिशन के बारे में आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके बताइए। अगला जो टॉपिक है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमारे एडवर्सेरियल जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट है। कहा जाता है जब पर्सन कोर्ट के द्वार पे जाता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि वह व्यक्ति जो उसके दरवाजे पे आया है, वह व्यक्ति जो उसके दरवाजे पे दस्तक दिया है, वह बिल्कुल इनोसेंट है। और जब तक कि यह प्रूफ नहीं हो जाता कि यही व्यक्ति ने क्राइम किया है, तब तक ऐसा ही माना जाएगा कि ये बंदा निर्दोष है। आप में से जो लोग एडवर्सेरियल जुडिशियल सिस्टम और इन इक्विजिटोरियल जुडिशियल सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, वो जरूर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। मैंने इस पे बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, कार्ड्स में जाकर के ये देख सकते हैं, मैं लिंक वहां प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कंसेप्ट ऑफ प्ली ऑफ अलवाई। प्ली ऑफ अलवाई क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट दिल्ली में एक क्राइम हुआ है और जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वह मान लो उसी समय जिस दिन क्राइम हुआ है, जिस समय क्राइम हुआ है, वह केरल के किसी रेस्टोरेंट में था। तो उस सिचुएशन में जब उसको आप एक्यूज्ड बनाते हैं कि दिल्ली में इस दिन को क्राइम हुआ है, तो वो क्या कहेगा, वह कोर्ट में आएगा, एक ही बात बोलेगा कि मिलॉर्ड आई वॉज नॉट देयर इन दिल्ली व्हेन दिस क्राइम हैज हैपेंड। तो जिस समय यह क्राइम हुआ है उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, और इसी बात को कहते हैं प्ली ऑफ अलवाई। इसके बारे में एविडेंस लॉ में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी आप एकत्रित कर लें ताकि क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी कंसेप्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईपीसी का या सीआरपीसी का या एविडेंस लॉ का, वो बहुत ही बेसिक होता है। आप यदि छोटी छोटी बातों को आराम से समझ लेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको कौन बनाया, कैसे बनाया, क्या है इसमें, इसके बारे में चर्चा जरूरी है। अगला जो प्रश्न है वो है कंसेप्ट ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एविडेंस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वह है अप्रूवर का। अप्रूवर का मतलब क्या होता है, आप जरूर सुने होंगे, ये सब टर्म जो मैं बता रहा हूं आप जरूर किसी न किसी रूप में सुने होंगे। अप्रूवर का मतलब होता है इन अ क्रिमिनल केस एन एक्यूज्ड पर्सन हु इज कंसिडर्ड
of his non-prosecution offers to give evidence against the accused। तो ऐसे लोग अप्रूवर कहा जाता है और इसे कम पनिशमेंट या छोड़ दिया जाता है इनको, ताकि एविडेंसेस आ जाए। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें एविडेंसेस को लाना बहुत ही मुश्किल होता है, उस सिचुएशन में अप्रूवर का सहायता लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है कंसेप्ट ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। प्रूफ तो आपने सुना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ भी सुना होगा, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या है भैया, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ऐसा प्रूफ जिसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट यदि जनगणना करती है, गवर्नमेंट यदि सेंसस करती है तो डेटा रिलीज करती है, वह डेटा मान लिया जाता है कि यह कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति डेटा रिलीज होने के बाद यह क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो डेटा जनगणना में, सेंसस में लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा हजारों लाखों करोड़ रुपया पैसा खर्च करके, ये डेटा गलत है या फिर ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। जो भी डेटा पास किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वह ऐसा माना जाएगा कि यही सत्य है, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब इसे अब डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। तो अगला जो टॉपिक है वह है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। मैंने इस पे वीडियो बनाया है। कोर्ट ऑफ लॉ में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। मान के चलो कि कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है या मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि कोर्ट में आया है, तो आखिर जज साहब जो वहां बैठे हैं वह लॉ के जानकार हैं, तो उस सिचुएशन में जब उनको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे। क्या इसके लिए उन्हें मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए उनके पास पावर है, वो किसी भी डॉक्टर को कोर्ट में बुला सकते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में किस तरीके से मेडिकल साइंस काम करती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, जो डॉक्टर साहब आएंगे और जो भी ओपिनियन, क्या वो जज पे बाइंडिंग होगा? क्या जज को मानना जरूरी है उनका ओपिनियन? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। एविडेंस के कई प्रारूप होते हैं और उसमें से अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का काफी इंपॉर्टेंस हो गया है जब से टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आया है, तो आप इसे जरूर कर लें। अगला जो टॉपिक है वह है ओरल एविडेंस। एविडेंस देने का कई प्रारूप होता है, आप बोल कर दे सकते हैं, आप लिख करके दे सकते हैं, आप साइन लैंग्वेज में दे सकते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है। तो ओरल एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने पिछले 2 वीडियो में आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी और एविडेंस लॉ में भी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात किया है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए ने इस तरीके का क्राइम किया बी के साथ और उसके बाद दोनों कोर्ट में गए, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? किसे यह प्रूफ करना होगा कि फला व्यक्ति ने क्राइम किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ भी होता है बहुत सारे ऑफेंसेस में, खास करके वैसे ऑफेंसेस जो अगेंस्ट वुमेन होते हैं, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगला जो टॉपिक है वह है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। जस्ट अभी पहले कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में मैंने बात की, अब इसका एप्लीकेशन यहां पे आ गया। कहता है कि जब मैरिज हो गया है एक दूसरे के साथ और उस सिचुएशन में यदि बच्चा होता है तो उस बच्चे की लेजिटिमेसी के बारे में यह बात करता है। मैंने इस पे बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया, एविडेंस लॉ का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उसे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊं कि मैंने आईपीसी फॉर DU LLB 2020 करके एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में मैंने आईपीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस कोर्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप करें, और यदि ज्वाइन करना है यह कोर्स तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वह फॉर्म भरिए और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। दोस्तों डॉरी डेथ काफी इंपॉर्टेंट है। दहेज के लिए लोग अपनी वाइफ को मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सास है, ससुर है या हस्बैंड खुद ही जो वाइफ है उसको प्रताड़ित करता है। इस सिचुएशन में प्रिजम्पशन को
डाइल्यूट किया गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है चाइल्ड विटनेस। दोस्तों, जब हम विटनेस की बात करते हैं तो आखिर कितने उम्र तक के व्यक्ति को विटनेस बनाया जा सकता है? क्या एक बच्चे को विटनेस बनाया जा सकता है? क्या उम्र होनी चाहिए? ये तमाम जानकारी आपको एविडेंस लॉ में ही मिलेगी। तो चाइल्ड विटनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ऐसा कोई विटनेस है जो बोल नहीं सकता है, वर्बली इंपेयर्ड है, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से उससे साक्ष्य लिया जाएगा, एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हो गया है, और मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे ए और वी, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। ए कोई मर्डर किया, किसी को चाकू मार दिया और घर में आया, अपने वाइफ को बता दिया, तो क्या वाइफ को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या वाइफ उसके अगेंस्ट जा करके क्या एविडेंस दे सकती है, क्या साक्ष्य दे सकती है कोर्ट में? इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तमाम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉ काफी इंटरेस्टिंग है। यदि ढंग का कोई पढ़ाने वाला आपको मिल जाए तो बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जैसे वकील और क्लाइंट के बीच में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात होती है, जैसे आप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इस पे काफी इंपॉर्टेंट इसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। जो भी लीगल एडवाइजर्स हैं उसके द्वारा दिया गया जानकारी जो है, क्या वो कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं होता है, क्या कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्या इसमें लिमिटेशंस है, तमाम तरीके की बातें इसमें कवर की जाती है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर लें। अगला टॉपिक है एक्म्प्लाइज। इसके बारे में भी आपको जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। उसके बाद है नंबर ऑफ विटनेस। मान के चलो कि कोई क्राइम हुआ है तो कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए ताकि उसमें एविडेंसेस को लिया जा सके? कुछ तो मिनिमम नंबर ऑफ विटनेसेस की जरूरत होगी या नहीं है, क्या इस पे लॉ है, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगला जो 3 टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा कई बार मूवी में कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने दो भाई साहब हमें। आपने जो कोर्ट से रिलेटेड मूवी देखा होगा उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का चर्चा होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ का चर्चा होता है। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे होता है, कहानी की तरह आपको यदि बताया जाए तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। अगला टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? कई बार आप मूवी में देखे होंगे, एक वकील यदि कोई प्रश्न कर रहा है विटनेस से, तो सामने वाला जो दूसरा वकील है वो कहता है मिलॉर्ड लीडिंग क्वेश्चन। वो अपना हाथ को रेज करता है और मिलॉर्ड जो जज साहब हैं उनसे कहता है कि मिलॉर्ड ये लीडिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं दी जाती। यदि आप रुस्तम मूवी देखे होंगे तो उसमें लीडिंग क्वेश्चन की बात आती है। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। कैसा वो सिचुएशन है जब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्या वो सिनेरियो है, किस तरीके से लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, इन तमाम बातों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है होस्टाइल विटनेस। कई बार आपने देखा होगा कि विटनेस एक बार गवाही देता है और उसके बाद गवाह मुकर जाता है, विटनेस जो है वो होस्टाइल हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो क्या होता है होस्टाइल विटनेस, इसका क्या कारण है और इसको लॉ की भाषा में कैसे हम डील करते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होनी। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये तमाम टॉपिक्स को यदि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप अच्छा खासा क्वेश्चंस बना पाएंगे। यदि आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर के हमारा जो कोर्स है आईपीसी फॉर DOLLB, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा भी इनहेंसमेंट करता है, थोड़ा भी इजाफा करता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल बटन भी हिट कर दें ताकि आगे जो इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाएंगे आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।